हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। और आज हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक। बेटा ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक वांट ऑफ फैक्टर और बचता है, लेकिन वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। तो हम लगभग अब इस चैप्टर को खत्म करने की तरफ बढ़ चले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले इसकी जनरल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। Properties of a solution which depends on the number of particles present in the solution is called colligative property। तो colligative property किस चीज पर डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर तो डिपेंड करती है, लेकिन इट इज independent of the nature of solute। सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है, लेकिन नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। अच्छा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं वो किस टाइप के सॉल्यूशन में मेजर करते हैं। सॉल्यूशन के लिए पहली बात, सॉल्यूशन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं हम उनके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। ये तो खैर हमने इस बात की है कि इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, वही हमारे सिलेबस में। सॉल्यूशन बाइनरी होगा, डाइल्यूट होगा। और यहाँ पर हम सॉल्यूट जो लेंगे सॉल्वेंट के अंदर वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो इस तरह का जो बेटा सॉल्यूशन बनेगा उसमें हम स्टडी करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, उन प्रॉपर्टीज की जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहले उनको नोट करते हैं। पहली है हमारी रिलेटिव lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure। सेकेंड है हमारी elevation in boiling point, right। थर्ड है हमारी depression in freezing point, and last osmotic pressure। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बताना चाहूंगी। एक और स्टार लगाएंगे यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझेंगे कि हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी क्यों कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें क्यों जाननी है। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं मोलर मास निकालने में। मोलर मास किसका, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। with the help of colligative property we can measure the molar mass of non volatile solute। ये बात क्लियर हो गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप क्या होती है, किस तरह के सॉल्यूशन में निकाली जाती है, किस चीज पर डिपेंड नहीं करती, किस चीज पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। दूसरा, इसका यूज क्या है, मोलर मास निकालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। और कितनी तरह की होती हैं, 4 हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो हमें पढ़नी है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले फटाफट लीजिए स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट, देन हम करते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं। उससे पहले वेपर प्रेशर, देन फिर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और देन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबको समझेंगे हम बारी बारी से। तो वेपर प्रेशर तो जैसे कि आपको पहले भी पता है कि आपके पास यहाँ एक लिक्विड है, मान लो वाटर है। वाटर वोलेटाइल होता है नेचर में। ठीक है, ये मेरे पास वाटर है, जब मैंने इसको हीट किया तो इसकी वेपर्स बनेगी, वेपर्स बननी शुरू हो गई। अब ये वेपर्स जो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेंगी सरफेस पर, उसको हम क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर कह रहे हैं। किसका वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो ये जो वेपर प्रेशर होगा इसको मैं P0 से शो कर दूं। क्लियर है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, क्या था, प्योर सॉल्वेंट था।
इसके अंदर अब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया बेटा। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट को बाहर निकलने के लिए कम जगह प्रोवाइड करेगा, तो सॉल्वेंट की जो वेपर्स हैं वो कंपैरेटिव टू प्योर फॉर्म कम बनेगी, कम बनेगी तो कम वेपर्स बनेगी, कम वेपर्स बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्लियर है, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये पी नॉट था जो कि एक्चुअल प्रेशर था। यहां पर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा प्रेशर होता है, इसको हम पीएस से शो करते हैं, जो यहां पर वेपर प्रेशर होगा। तो अब क्या हुआ, बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, लोवरिंग हो गई, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितनी लोवरिंग हुई, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट, भाई ज्यादा थी सॉल्वेंट की प्योर से और सॉल्यूशन की कम है, पी नॉट। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा पी नॉट माइनस पी एस है, जहां पे हमें ये पता है पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस है ना, ये हमें पता है। रिलेटिव लोवरिंग अगर अब मुझे निकालनी है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं एक्चुअल जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है उससे डिवाइड कर दूं, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, and this relative lowering of vapor pressure is a colligative property, it is a colligative property। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उससे पूछा होता है इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लिखा होता है वेपर प्रेशर, क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, लिखा होता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं। आपसे फिर लिखा होता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मार्क करेंगे इस चीज को, स्टार करेंगे, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट हो गया। तो आर एल वीपी इज इक्वल टू क्या आया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब ये जो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, जो आर एल वीपी होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको जो ये इक्वेशन हमारी बनी है इसको हम और अगर खोल के लिखें तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब, अगर मैंने सॉल्यूट को बेटा यहां पर B मान लिया और सॉल्वेंट को A माना हुआ है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, नीचे टोटल मोल्स आएंगे। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। लेकिन जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था कि हम यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज करते हैं, हम जनरली यहाँ पर क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट बहुत कम होता है। तो जब नीचे देखो डिनोमिनेटर में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज NB इज वेरी वेरी लेस देन Na, हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला, जो हमें न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज करना है, ये पी नॉट ना बेटा ऊपर आएगा, मैं हर जगह नीचे लगा रही हूँ, ऊपर आएगा ये, ठीक है, यहाँ तो ऊपर ही है, यहाँ भी नीचे है। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू mole fraction number of moles of solute upon number of moles of solvent. This is the formula which is used in calculation of numericals. in numericals में हमने ये formula use करना है। आपको पता है P नॉट क्या है, P नॉट है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, PS क्या है, इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो P नॉट है ये भी प्योर सॉल्वेंट का है वेपर प्रेशर। NB क्या है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, Na क्या है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है। मैम आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स, वो मोलर मास निकालने के लिए यूज किया जाता है। जो सॉल्यूट हम डाल रहे होते हैं, जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे होते हैं,
इसका मोलर मास निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। जी हाँ, तो मोलर मास तो कहीं आया नहीं, आया ना बेटा? आया। देखो नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़े हैं, क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, पढ़ा है ये चीज, ये तो आपको हमेशा याद रखना है, मोल कंसेप्ट में पढ़ लिया है ना। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला आप डाल दोगे। अब आपको क्या कराते हैं, बहुत सारे लोग एक और फॉर्मूला याद कराते हैं, ठीक है, जिसमें MB निकालना आपको बताया जाता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना बताया जाता है। अब आप इतने सारे फॉर्मूले, कोई आपको ये एक चैप्टर तो नहीं करना, 10 चैप्टर आपके 12th में है, ठीक है, 9 चैप्टर अगर मैं कंपटीशन की बात करूं 9 चैप्टर 11th में है, और इसके अलावा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी है, पी ब्लॉक भी है ना, इतनी सारी चीजें हैं। अब आप इतने सारे फॉर्मूले, डराइव्ड फॉर्मूले भी अगर आप लर्न करोगे तो सब, भाई कुछ बच्चे होते हैं कि वो याद कर लेते हैं, लेकिन सभी तो याद नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि आप वो फॉर्मूले याद करें, मेन फॉर्मूले याद करें, और अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो बेटा डराइव तो आप अपने आप कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम इतना टाइम तो वहां होता नहीं है, बात ठीक है, अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि आप डराइव्ड फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से नंबर ऑफ फॉर्मूला बढ़ाकर अपनी टेंशन मत बढ़ाइए, पैनिक मत होइए। इतना टाइम होता है कि अगर आपने सही सही टाइम लगाया है, सही सही फॉर्मूला पहली बार में आपको क्लिक कर गया है, तो आप आंसर निकाल लोगे। देखो आपको फॉर्मूला वहां पे ये तो पता ही है ना कि NB है, तो आप यहाँ पे NB पहले ये फॉर्मूला थोड़ी लिखोगे। अगर आपको मोलर मास पूछा है तो आप डायरेक्ट क्या करने वाले हो, P0 माइनस PS अपॉन P0, सीधा यहाँ पे लिखोगे भाई ये NB है, WB अपॉन MB, और ये है WA अपॉन MA। आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखोगे वहां पे, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपको पता है कि यही आना चाहिए, N इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। अब यहां से भी आपको क्या करता है, क्या करा देते हैं, एक डराइव्ड फॉर्मूला निकलवा देते हैं। MB को इधर निकालते हैं, MB को जब आप इधर निकालोगे, MB इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा WB इंटू MA। अच्छा, इसको P0 माइनस PS को हम डेल्टा P भी लिख लेते हैं, डेल्टा P भी लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, डेल्टा P मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P अपॉन P0, राइट, ये समझ में आ गया। तो अब जब हम MB को इधर लेके जाएंगे तो डेल्टा P यहाँ आ जाएगा आपका, और WA तो इधर ही रहेगा, और P0 आपका ऊपर आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। तो आप ये फॉर्मूला याद कर ले, इससे ये फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इनफ स्मार्ट हैं तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक तो याद करना ही पड़ेगा। तो जब बेसिक याद कर रहे हैं बेटा, बेसिक याद कर लिया, उसमें नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप उसके लिए इतने पैनिक हो कि मैम ये कैसे आया और वो कैसे आया, राइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपको आना ही चाहिए। कैसे आया यहाँ से ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था। तो ये वो फॉर्मूला है जो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे जब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर 5% से नीचे नीचे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, तब तो हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ये चीज नोट करेंगे, कंपटीशन वाले बच्चे जरूर नोट करेंगे कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, या कोई भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों के लिए एक और फॉर्मूला आता है जो दोनों पर लग जाता है, ठीक है, वो फॉर्मूला भी मैं भी आपको बताती हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, जो अभी फॉर्मूला हमने निकाला था, इसको मैं यहाँ टॉप पे लिख देती हूँ, जो हमारा मेन फॉर्मूला है, दैट इज P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, NB अपॉन NA। ये हमारा वो फॉर्मूला है जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है। अब हम उस फॉर्मूले की बात करेंगे जो दोनों तरह के सॉल्यूशन पर, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, उस पर अप्लाई होगा। देखिए,
ये जो ये वाली इक्वेशन है इसको मैं रिवर्स करके अगर लिखूं तो लिख सकते हैं ना, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। बताओ यहाँ पर कोई डाउट है? एन ए अपॉन एन बी। अच्छा यहाँ पे हम टोटल फॉर्मूले से बनाएंगे इस फॉर्मूले को, सॉरी नेग्लेक्शन हमने कहाँ यूज किया था? डाइल्यूट सॉल्यूशन में नेग्लेक्शन यूज किया था, डाइल्यूट सॉल्यूशन में नेग्लेक्शन यूज किया था। लेकिन जब मैं अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला बना रही हूँ तो मैं नेग्लेक्शन यूज नहीं करूंगी। भाई वहां तो नेग्लेक्शन यूज करा था ना, आपने कहा था कि ज्यादा डाइल्यूट है तो हटा दो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को क्योंकि वो बहुत कम है, तो आपका फॉर्मूला आ गया था एन बी अपॉन एन ए। तो हम बेसिक पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, अभी कोई नेग्लेक्शन नहीं लगा रहे। और हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसे मैंने रिवर्स करके क्या किया है, लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर Na है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? अगर Nb है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, Na अपॉन Nb प्लस Nb अपॉन Nb। ये ऐसे होगा तभी तो ये चीज आई होगी एलसीएम लेने के बाद, इतना तो मैथ्स आपको आता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। बताओ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस Na अपॉन Nb, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू ये हो गया। अब इस 1 को अगर मैं इधर ले जाऊं, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। बताओ यहां तक समझ में आता है? कोई डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट है यहाँ पर? अच्छा ये इसको मैं अगर लिखूं दोबारा से, इसको मैं दोबारा से लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। बताओ ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? इसको अगर मैं ये ऐसे हो तो इसका यही तो फॉर्म आएगी ना बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पी नॉट माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कट गए। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? ये दोनों कट गए तो क्या आ गया? पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। बताओ यहां तक कोई डाउट? एन ए अपॉन एन बी। अब मैं इसको फिर से रिवर्स करके लिख दूं, अगर रिवर्स करके लिख दूं तो क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला देख लो हमारे पास, देखो अब 2 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। मैं ये बीच का जो जितनी सारी चीजें हैं अगर आपने नोट कर ली है तो मैं इसको हटाना चाहूंगी मेरे पास, क्योंकि स्पेस कम है। ये सब कराने का मतलब क्या था? कहीं डराइव करने के लिए नहीं आता। ये कराने का मतलब क्या था कि मैं आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकती थी, लेकिन फॉर्मूला आया कैसे, आपको ये समझ कैसे आएगा? हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले को रिवर्स करके और वही सब चीजें करके लिखा। लेकिन एक बात का ध्यान रखा हमने यहाँ पे कि जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, जो कि डिनोमिनेटर में है। लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हम वहां पर नेग्लेक्शन यूज नहीं करते। तो जब नेग्लेक्शन यूज नहीं करते तो अगर इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया जाता है, नेग्लेक्शन यूज नहीं करते तो इस फॉर्मूले को जब सिंप्लीफाई किया जाता है तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है, राइट? अब मैं दोनों फॉर्मूले यहां लिखूंगी, ठीक है? आपको जो 2 फॉर्मूले मेन याद रखने हैं उन पर फोकस करें। देखिए फॉर्मूला आपको पहले मैंने ये बताया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। इट इज यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जनरली यही फॉर्मूला यूज किया जाता है जब आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। बोर्ड में आपको इसी पर ही न्यूमेरिकल पूछेगा, राइट? लेकिन अगर 5% कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर आपको सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तब आप क्या करेंगे? तब आप पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे, पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे, नेग्लेक्शन नहीं करेंगे। इसी फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला डराइव किया, और दिस इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए।
बोथ फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं कि ये वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं, these are applicable on all type of solution, applicable on all type of solution, concentrated हो या dilute हो, ये हर एक टाइप के सॉल्यूशन में यूज होएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन में यूज होगा। न्यूमेरिकल करते हुए आप ध्यान रखेंगे, राइट ये समझ में आ गया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में इतना ही था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जल्दी से लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करने से पहले हम पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का करेंगे एक न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है ये, एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन का मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, वो इसने कितना दिया है 200 mmHg। एट द सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट का इसने मास दे रखा है, कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसने डाला सॉल्यूशन बनाते हुए, किसमें डाला इसने 78 ग्राम बेंजीन में डाला, ये इसने सॉल्वेंट का भी मास दे रखा है आपको, और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 195 mmHg, और आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है सॉल्यूट का। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उससे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन गिवन है, यानी कि पी नॉट की वैल्यू दे रखी है मुझे 200 mmHg, 200 mmHg दे रखी है मुझे, किसकी वैल्यू पी नॉट की, प्योर सॉल्वेंट की। साथ में 195 mmHg मुझे क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी मुझे गिवन है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास भी हमें गिवन है, इसको हम WB से शो कर लेते हैं, दैट इज 2 ग्राम। साथ में मुझे बेंजीन, बेंजीन ही यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मोलर वो वेट भी गिवन है, मास भी गिवन है, एंड दैट इज 78 ग्राम, राइट क्लियर है। अब क्योंकि मुझे पता है सॉल्वेंट मेरा बेंजीन है, सॉल्वेंट क्या है बेंजीन है, तो बेंजीन का मोलर मास, बेंजीन का मोलर मास यानी कि मोलर मास ऑफ ए क्या होगा निकाल लेंगे आप, 78 ही होगा। C6H6 12 इंटू 6 प्लस 6, 12 इंटू 6 कितना हो गया 72 प्लस 6 78 हो गया, 78 ग्राम पर मोल, दिस इज द मोलर मास ऑफ बेंजीन। और निकालना क्या है मुझे, निकालना है मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला है वो लिखेंगे। ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जहां तक देखने पर भी हमें लग रहा है 2 ग्राम डाल रहा है 78 ग्राम में, तो इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, NB/Na, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। इसमें मैं NB/Na की जगह यहाँ पर क्या लिख लूँ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको कहा था फॉर्मूला तो आप निकाल ही सकते हैं, MB निकालना है आपको, ये निकालना है। क्या क्या दिया है देखते हैं, पी नॉट दिया हुआ है भाई 200 माइनस 195 अपॉन 200 इज इक्वल टू WB कितना दे रखा है 2 ग्राम, MA कितना है 78 ग्राम, MB क्या है निकालना है, WA कितना है 78 है, ये तो कट गया है, ये तो कट गया है। 200 में से 195 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/200 इज इक्वल टू 2 इंटू MB। अब यहाँ से MB निकाल लो, देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, सब कट के ऐसे ही सही से आपका आंसर आ जाता है। MB निकाल लो, MB कितना हो गया बेटा 400/5, 80 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसे आपने डालकर बेंजीन के अंदर सॉल्यूशन बनाया था। नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
देखिए हमने क्या बात की कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसके अंदर वॉलेटाइल हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और नॉन वॉलेटाइल हम क्या डालते हैं, सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो आपको ये पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। तो जब हमने यहाँ पर एक प्योर सॉल्वेंट लिया था और एक हमने फिर सॉल्यूशन बनाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालकर, तो प्योर सॉल्वेंट का मैंने क्या कहा था, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, जो P0 था, वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा था, क्योंकि इसके अंदर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं वो उतनी वेपर बनने नहीं दे रहे, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, राइट, इसका वेपर प्रेशर कम। अब कम वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आने के लिए इसको हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसका वेपर प्रेशर इतना बढ़ाना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू P0 के बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है, और जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसका रीजन मैंने बता दिया आपको, है ना, उसका रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए अब हम आते हैं वापस अपने ग्राफ के ऊपर। तो जब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ क्रिएट करते हैं तो ये एक AC जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब इस सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, ये दूसरा जो ग्राफ है वो इसका है, BD जो ग्राफ है वो सॉल्यूशन का है। जब नीचे बढ़ाते हैं इसको तो देखते हैं टेम्परेचर जो देख रहे हैं, जो T0 टेम्परेचर है ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है। जो T0 है, T0 ना फिर वही गलती कर रखी है ऊपर, जो T0 टेम्परेचर है वो किसका टेम्परेचर है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है। देखो ये यहाँ पहुंच गया ग्राफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया इसका वेपर प्रेशर। इस पॉइंट को क्या कहोगे, टेम्परेचर के इस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहोगे ना। तो T0 इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। और T1 जो मैंने लिया है इसको मैं TS लिख देती हूँ, या इसको TB कर देती हूँ, T कर देती हूँ, इसको T कर देते हैं, चलो B लिख लेते हैं, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डन, इतनी बात समझ में आ गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी है ना, कितना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला उस सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बना कितना बढ़ गया, यानी कि कितना एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन, elevation in boiling point, and that is equal to T0 B, सॉरी ज्यादा वाले में से हम कम वाले को माइनस करेंगे, TB माइनस T0 B, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे, TB माइनस TB0, where TB is a boiling point of solution, TB0 is a boiling point of solvent, and delta TB is elevation of boiling point। क्या याद रखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि TB हमेशा ज्यादा होगा, TB हमेशा ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब जो ये डेल्टा TB होता है बेटा, वो प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं मोलैलिटी बोल रही हूँ, मोलैरिटी नहीं बोल रही। मोलैलिटी इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, आपने पढ़ी है ये भी, ठीक है, मोलैलिटी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम हटाएं तो यहाँ पर लगाते हैं हम एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं KB, और मोलैलिटी को मैं स्मॉल m से शो कर रही हूँ। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का
मोलर मास निकाल सकते हैं। देखिए डेल्टा टी बी इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम इज अ मोलैलिटी और के बी क्या है, के बी इज अ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट, सीधा सीधा कहे तो एलिवेशन कांस्टेंट। मैं इब्यूलोस्कोपिक की एक बार बेटा स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ। EBU डबल एल आई ओ होगा, ये आई मैंने पहले लगा दिया, यहाँ पर आई आएगा। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, एक मिनट पहले हम केबी की बात कर लेते हैं, फिर हम इस फॉर्मूले को और ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, तो जो केबी होता है वो एक कांस्टेंट है जिसको आप क्या कह रहे हो, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कह रहे हो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, जो केबी है स्टार लगा के लिखे, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की नेचर पे। यार डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार लगाया है मैंने, याद रखेंगे इसको। सॉल्यूशन पर जो केबी है वो केवल और केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, जो केबी है वो केवल और केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता और सॉल्यूट की नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता, केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अच्छा, जो केबी है इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे। आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है, उस पर आज सच कोई न्यूमेरिकल कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए। तो KB इज इक्वल टू MA/RTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू 100 इंटू 1000, सॉरी इंटू 1000। केबी की ये वैल्यू होती है, हम केबी की वैल्यू को यहां से भी निकाल सकते हैं। देखो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, MA क्या है, MA क्या है, मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है। इस पूरे फॉर्मूले में क्या आपको सॉल्यूट का मोलर मास या सॉल्यूट का वेट दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कोई टर्म दिखाई दी सॉल्यूशन की, कोई हमने सॉल्यूशन की मोलैलिटी, मोलैरिटी किसी की बात की हो, नहीं दिखाई दी, है ना। केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है। आर क्या है, आर इज अ गैस कांस्टेंट। टीबी क्या है यहाँ पर, टीबी ये रहा आपका, दिस इज द टीबी प्योर, जो सॉरी जो आपका सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। तो ये आप केबी का ये फॉर्मूला भी क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे इसको बेटा। अब इतना करने के बाद वापस से अपने मुद्दे पे आते हैं कि हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो यूज है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमने ये निकाला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, अगर मोलैलिटी की फॉर्म में आपको दे रखी है वैल्यू तो आप कर लोगे, लेकिन अगर मोलर मास कैलकुलेट करा रहा है तो आप क्या करोगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मोलैलिटी के फॉर्मूले को खोल के लिख लो। मोलैलिटी पता है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इट इज इन किलोग्राम। अगर ये ग्राम में दिया होगा, जनरली ग्राम में दिया होता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को और रिफाइन करूंगी अभी यहीं पे। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, KB इंटू WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WB। ये ग्राम में है, यहाँ पर मैंने 1000 इसलिए लगा लिया, मैंने इसको ग्राम में ही लिखा है, ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में दिया होगा ऑब्वियसली यार, जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो सॉल्यूट का मास तो ग्राम में ही होगा ना, किलो किलो भर थोड़े डालोगे, तो ये भी ग्राम में है और मोलर मास भी हमारा ग्राम पर मोल में होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा डेल्टा टीबी का। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताती हूँ,
इस लाइन को हटा देते हैं यहाँ पे। देखो मेरा बोर्ड ना छोटा है, मैं बार बार ये बात आपको इसलिए बताती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। बोर्ड छोटा है बेटा, बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। डेल्टा टी बी की जगह मैं यहाँ पर सीधा लिखती हूँ टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास इन ग्राम। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। और ये डब्ल्यू बी जो आपका सॉल्यूट का मोलर मास है, देखो यहाँ सॉल्यूट का सॉल्यूट का वेट है, ये तो गिवन होगा। सॉल्यूट का मोलर मास है जो ये एमबी, इसको हटा दो इस गोले को, है ना। तो ये जो एमबी है ये आप इस फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हो। तो हमने एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर की जिसमें हमने बात की कि कैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने पर क्या हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और हम उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से निकाल सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर और बताऊंगी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है that is not the colligative property, it is not the colligative property. Elevation in boiling point is a colligative property, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन में है तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट। तो ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमें, ऑन डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर इज अ सॉल्वेंट, दोनों का हमें मास दे रखा है। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स बाय 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट केबी। देखो यहाँ पे हमें केबी पूछा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोलर मास ही पूछेगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसने हमसे केबी पूछा है, तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। देखो हमें दिया है 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि WB दे रखा है 6 ग्राम, और हमें WA दे रखा है 50 ग्राम, और ये कहा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स। तो ना तो ये आपको प्योर सॉल्वेंट का दे रखा है इसने, है ना ही आपको इसने क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है, इसने आपको डेल्टा टीबी दे दिया। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। ये क्या कह रहा है, आप लैंग्वेज जरूर पढ़ेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। क्या कह रहा है, इतना एलिवेट हो गया, तो ये कह रहा है डेल्टा टीबी है ये 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप डेल्टा टीबी लेंगे तो वो सेंटीग्रेड में क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप सेंटीग्रेड में ही पुट करेंगे, उसको कैल्विन में कन्वर्ट मत कीजिएगा। जो भी डिफरेंस वाली चीजें होती हैं उसको कैल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसको एज अ सेंटीग्रेड ही हम फॉर्मूले में लिखेंगे। चलिए फॉर्मूला देखते हैं क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का डायरेक्ट खोल के यहाँ फॉर्मूला लिख लेती हूँ कि मोलालिटी हमें सच गिवन तो है नहीं, तो क्या है वहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लिए मैंने, ये प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमारा ग्राम में है तो 1000 ऊपर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट लिखा गया ना फॉर्मूला, डायरेक्ट लिखा गया फॉर्मूला। अब क्या करना है, के बी निकालना है, 0.34 इज इक्वल टू के बी। डब्ल्यू ए मुझे पता है, यस 50 ग्राम है, सॉरी ये डब्ल्यू बी आएगा बेटे क्योंकि सॉल्यूट का, ये डब्ल्यू बी कितना है मेरे पास, डब्ल्यू बी है मेरे पास 6 ग्राम। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 होता है, 180 निकाल लेंगे आप, C6H12O6 का मोलर मास 180 आएगा। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, ग्राम में है, ऊपर 1000 में आ जाएगा, ठीक है। अब ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है, 0 चली गई, और ये 3 से चला गया इधर, ये 3 5 जा कितना हो गया 15, तो 15 इंटू 0.34 इज इक्वल टू के बी, और इस 10 को भी यहाँ नीचे ले आओ, ये आ गया। बताओ समझ में आ रहा है। अब 15 और 0.34 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आता है आंसर 0.51, 0.51। केबी की वैल्यू क्या आ रही है, 0.51 आ रही है। अच्छा वहां पे एक चीज नहीं बताई थी, केल्विन केजी पर मोल इसका क्या होता है, यूनिट होता है। इसका किसका यूनिट होता है, केबी। केबी की यूनिट भी आपसे पूछ लेता है, केबी की यूनिट भी आपसे पूछ लेता है, तो केबी की यूनिट क्या होगी, डेल्टा टीबी की यूनिट अपॉन मोलालिटी की यूनिट, यही होगी ना।
डेल्टा टीबी क्या है? केल्विन है। मोलालिटी की यूनिट क्या होती है? मोलालिटी की यूनिट क्या होती है बताएं? केजी पर मोल। मोलालिटी की यूनिट क्या होगी? केजी पर मोल, सॉरी मोल पर केजी। क्या होगी? मोल पर केजी होगी। तो यहां लिखेंगे मोल पर केजी, केजी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यूनिट? केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी मोल इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ केबी। तो केबी की यूनिट भी आपको निकालने के लिए कई बार पूछ लेता है या डायरेक्ट आ जाता है एमसीक्यू में, तो आप ये याद कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपको मोलालिटी पता होनी चाहिए क्या होती है, मतलब बेसिक सारी चीजें पता होंगी तो आप डराइव कुछ भी कर सकते हैं वहां पे, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं बेटा इस पे, हम बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर से एक बार जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं जिनमें थोड़ी बहुत ट्रिक्स लगती हैं, ऐसे न्यूमेरिकल का हम एक सेशन रखेंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तब तक पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।